Hello, good morning. This is my 13th January's lecture, and today we shall discuss about the chapter number 6, that is work, energy and power. In this chapter we shall first discuss about the work, और वर्क डन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इससे पहले भी हम लोग वर्क डन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क क्या होता है 9th क्लास के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्क के नाम से जानते हैं। मीन्स किसी बॉडी के वर्क डन होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक कि बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए और दूसरी चीज़ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीज़ें बॉडी के वर्क डन होने के लिए कंपलसरी है। तो किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो बॉडी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्क डन के नाम से जानते हैं। When a force is applied on a body and the body is displaced in the direction of force, then a work is done which is equal to multiplication of force and displacement in the direction of force। W is equal to हमारे पास कितना रहेगा, फोर्स into displacement in the direction of force and displacement in the direction of force। W is equal to हमारे पास आ जाएगा F into X। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। और एसआई यूनिट का जहां तक सवाल है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जूल के नाम से जानते हैं। सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम लोग यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्स की यूनिट होती है डाइन सीजीएस में और डिस्प्लेसमेंट की होती है सेंटीमीटर। तो डाइन और सेंटीमीटर को हम लोग स्पेशली नेम देते हैं अर्ग। तो ये दोनों चीजें हमारे पास इसके अंदर आती है।
जहां तक डायमेंशनल इक्वेशन का सवाल है, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन होती है m1l1t-2 और डिस्प्लेसमेंट की m1l1, तो हमारे पास आ जाएगा m1l2t-2 और ये एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। बेसिकली बॉडी के वर्क डन होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है, उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्क डन के नाम से जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। W इज इक्वल टू F इंटू एक्स, ऐसा यूनिट इसकी होगी जूल, सीजीएस यूनिट होगी अर्ग, डायमेंशनल इक्वेशन होगी m1l2t-2 और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम रहे ड्यूरिंग कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया और पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, तो जब तक वो डिस्प्लेस हो रहा है तब तक अगर मान लो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता, तो बस यही चीज क्या कहलाती है, कांस्टेंट फोर्स कहलाता है। अब हमारे पास इसके अंदर ये कांस्टेंट फोर्स के अंदर दो केस हमारे पास होते हैं। एक केस ये होता है जब हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो, वो केस, और एक दूसरा होता है जब हम लोग फोर्स अप्लाई करें बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन पर नहीं होकर के उससे अलग डायरेक्शन में एक सर्टेन एंगल पर हो। ये दोनों केसेस हमारे पास वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स के अंदर आते हैं। इसमें पहला केस हम लोग कंसीडर करेंगे व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड in the direction of force। जब बॉडी का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, पूरी तरह से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के ही डायरेक्शन में हो, तब हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो हम लोग छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आते हैं कि वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यही केस होता है जिसके अंदर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाएगा, इस केस में वर्क डन कहलाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे मान लो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 10 जूल का वर्क डन आपके पास आ गया। सिंपली कोई केस इसके अंदर स्पेशल केस नहीं होता, सिंपल चीज आती है आपके पास। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट मीटर आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जूल आ जाएगा। यहां पर हम लोग 1 जूल की डेफिनेशन इसी बेसिस पर देते हैं। When a body is displaced by 1 meter in the direction of applied
1 Newton force, then work done is called 1 joule. और इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास 1 अर्ग की बात करें हम लोग, तो 1 अर्ग के अंदर हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा डाइन और डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटीमीटर, तो करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होगा 1 अर्ग होगा। यहाँ पर हम लोग डाइन की जगह 1 डाइन और सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना होगा 1 अर्ग का होगा। When a body is displaced by 1 centimeter in the direction of applied 1 dyne force, then work done is called 1 अर्ग। ये 1 अर्ग की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, इसके बाद हम लोग इसका वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स के सेकंड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होती है। Okay, now we move to the second case. When a body is displaced at a certain angle theta with the direction of force, जहां पर हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स एक डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट एक अलग एंगल के अंदर हो। मान लो हमारे पास रॉड रोलर है, तो रॉड रोलर को हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर खींचते हैं और रॉड रोलर का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, पार्क वगैरह के जो घास वगैरह होती है, जो ग्रास कटर होता है, उस ग्रास कटर के मशीन को हम लोग ऐसे इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो ग्रास कटर है वो सरफेस पर इस तरह से चलता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और दोनों के बीच में कोई भी एक एंगल हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स है, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q, और इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, थीटा एंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास OQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, OP वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हम लोग वेक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि इस वेक्टर लाइन OP की जो लेंथ है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को, और जो एरो मार्क है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को, इसकी लेंथ OQ, और ये जो एरो मार्क है वो इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है।
अब हमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट काम में लेते हैं। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, ये आपके पास वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना हो तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो वैल्यू आएंगे आपके पास, ये वाला जैसे मान लो ये ओ है, ये पी है, ये एम है, तो ओ एम जो वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर ए का एक्स की डायरेक्शन में क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। इससे हम लोग ए एक्स से शो करते हैं, इसकी वैल्यू आती है ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास इसके अंदर। इसी तरह से अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम वाई एक्सिस के अंदर फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास ओ एन आएगा, ये ओ एन किसको शो करेगा, वाई कंपोनेंट को शो करेगा और इसकी वैल्यू आती है ए साइन थीटा अगर एंगल ये है तो। ये रिजोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, यही चीज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। भाई हमने वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फोर्स की डायरेक्शन में अगर फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल आएगा आपके पास 90 डिग्री, ये आर हो गया। तो ये जो वेक्टर लाइन आपके पास आई ओ आर, जो आपके पास मैग्नीट्यूड आया, ये ओ आर क्या है, ये ओ आर है आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, फोर्स अलग डायरेक्शन में है, एक सर्टेन एंगल बन रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल क्या करना है कि यहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट के हेड से जो आपके पास फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पर जो आपके पास जो ओ आर जो डिस्टेंस आएगी वो ओ आर ही आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये इसका क्या कहलाएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्रॉस कंपोनेंट आता है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन की जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी वर्क इज इक्वल टू आएगा वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फोर्स, तो आपके पास F आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओ आर आएगा। वेक्टर साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास W इज इक्वल टू आ जाएगा F इंटू ओ आर। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास जो फोर्स इंटू ओ आर, अब ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारे पास तो x के मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ हमारे पास है। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर कंसीडर करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर ओ आर ये बेस है, ट्राइंगल के अंदर जो ओ क्यू आर ट्राइंगल है उसमें जिस साइड पर 90 का एंगल और थीटा दोनों होते हैं वो बेस कहलाता है। बेस के साथ जो 90 का एंगल जो लाइन बनाती क्यू आर ये परपेंडिकुलर है और ओ क्यू 90 के ठीक सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूस होता है। तो ओ आर अपॉन ओ क्यू ये हुआ आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा होती है। तो ओ आर की वैल्यू चाहिए तो ओ क्यू कॉस थीटा, ओ क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कितना है एक्स कॉस थीटा। इस तरह से हमारे पास W इज इक्वल टू कितना जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास। और अपन जानते हैं फर्स्ट क्रॉस जो आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है
A डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आपके पास आता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, यानी वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होती है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वर्क, तो वर्क क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग आगे, वर्क इज द displacement is the dot product या scalar product of force and displacement। ये हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया। और हमें यह चीज ध्यान रखनी, जब भी हमारे पास किसी फॉर्मूले के अंदर साइन और कॉस आता है तो तीन केस हम इसमें कंसीडर करते हैं। पहला केस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, ये वाला केस है वो। दूसरा आएगा आपके पास जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपके पास केस हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 कंसीडर करेंगे। और तीसरा होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। तो यही तीन चीज हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस करेंगे हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, एफ एक्स कॉस 0 यानी एफ इंटू एक्स, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपके पास वर्क डन के इक्वल होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रही हो, तो हम लोग हमारे पास सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होगा। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, एफ एक्स इंटू 0, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपके पास ये वर्क डन 0 होने का तीसरा केस आया। पहला केस क्या होता है, जब बॉडी के ऊपर फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा हो तब वर्क डन 0 होगा। दूसरा, जब बॉडी में किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। और तीसरा, जब बॉडी और फोर्स, बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब भी वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब आपके पास वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। ये एक तरह से इसी तरह से है कि जैसे मान लो आपके पास ये फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस पर मिलेगा ही नहीं, पैरेलल रहेगा। यानी यहां पर आपके पास क्या होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपके पास फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि यहां से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हम लोग फोर्स पर डाल ही नहीं सकते। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, 0 रहेगा, और इसी वजह से हमारे पास वर्क डन 0 होगा। यानी कुल मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि हमारे पास तीन केस हम कंसीडर करेंगे। पहला, व्हेन फोर्स इज एब्सेंट देन वर्क डन इज 0, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क डन इज 0, and when force and displacement are perpendicular to one another then work done is also 0। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे केसेस हम लोग लेते हैं, जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं, वेदर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या पत्थर को धागे से बांध करके ऐसे गोल गोल हम लोग हॉरिजॉन्टल घुमाएं या वर्टिकल घुमाएं, या इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन, या कोई भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन, ये सारे के सारे जो मोशन है, जो सर्कुलर मोशन होते हैं, उन सब के अंदर वर्क डन क्या होगा, 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम लोग इसको यहां पर मैं बताऊं
तो जैसे मान लो ये वाली चीजें ज्यादातर सर्कुलर मोशन में फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी जितने भी सर्कुलर मोशन हैं उन सब सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन जो होगा जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चाहे वो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करे, वर्क डन जीरो, मून के अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करे, वर्क डन जीरो, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करे, वर्क डन जीरो, या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कुलर मोशन के अंदर मूवमेंट करे, वर्क डन जीरो। किसी भी पत्थर वगैरह को धागे से बांध करके हम लोग गोल गोल हॉरिजॉन्टली घुमाएं या वर्टिकल घुमाएं, वर्क डन जीरो होगा। यानी जितने भी सर्कुलर मोशन हम लोग देखेंगे, सब सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो रहेगी। इसके अलावा और भी हमारे पास कैसे, जैसे मान लो कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली रखी है, कोई ट्रक रखा हुआ है और ऊपर से जैसे खड़ा है और जेसीबी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी मिट्टी या पत्थर वगैरह डालते हैं, तो कई बार ट्रक क्या होता है, जमीन के ऊपर लुढ़कने लगता है। वर्क डन की वैल्यू इस केस के अंदर क्या होगी, जीरो रहेगी। और इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, जो कन्वेयर बेल्ट होती है, यानी कि दो पुलिस के ऊपर, एक तरह से वो जो सर्कुलर जो पुलिस है, उन पुलिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल पुलिस के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक बेल्ट घुमाते हैं, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। उसके ऊपर सामान रखते हैं, तो सामान रखेंगे तो डिस्प्लेस फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल। दोनों के बीच में वर्क डन क्या होगा, जीरो रहेगा। या इसी तरह से हमारे पास है जो कन्वेयर बेल्ट का एग्जाम्पल हो गया और ट्रॉली का एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों ही केसेस के अंदर वर्क डन, यानी जहां कहीं भी हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो रहेगी। इसके अलावा हमारे पास जैसे मान लो कोई पर्सन है, अपने हेड पर एक सर्टेन वजन वेट लेकर के और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट के अंडर में वर्क डन क्या होगा, जीरो रहेगा। जैसे कोई पर्सन ने कोई भी सामान उठा रखा है, वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और बॉडी जो पर्सन है वो कैसे जा रहा है, जमीन पर चल रहा है, तो जमीन पर चल रहा है, वेट ऐसे लग रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वर्क डन क्या होगा, जीरो रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर वर्क डन जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा एक तीसरा और आखिरी केस इसके अंदर और होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, एफ एक डायरेक्शन में लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो, cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, आपके पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -f इंटू एक्स। इसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये नेगेटिव वर्क डन को शो करता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो तो वर्क डन क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होता है। तो यहां पर आपके पास वर्क डन, आपके पास दो केसेस में, एक केस में थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 हो, वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा इज इक्वल टू 90। जितने भी सर्कुलर मोशन से वो, प्लस मैंने जो एग्जांपल अभी डिस्कस किए, कन्वेयर बेल्ट वाला, ट्रॉली वाला, और कुली के वजन उठा करके जमीन पर चलने पर ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ऑफ बॉडी के अंडर में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होता है। और एक होता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू 180। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है या कुली है, बॉडी वेट लगा के और किसी भी बस वगैरह की सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा रहा है, तो वेट किधर लग रहा है, नीचे, बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रही है, ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, वर्क डन क्या हो जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। या जैसे मान लो किसी भी मोटर पंप के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, मोटर के थ्रू, जो पानी की जो मोटर होती है, उसके थ्रू क्या करना, पानी को ऊपर चढ़ाना, पाइप लगा करके जब उसके अंदर मोटर चालू करते हैं तो पानी क्या होगा, ऊपर ऐसे पाइप के थ्रू ऊपर जाकर ऊपर जाता है, तो इसमें क्या होगा, वेट किधर की तरफ लगेगा, वाटर का, नीचे की तरफ, वाटर किधर डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो रहेगी। तो ये जीरो वर्क डन का क्या हुआ, एग्जाम्पल होता है। सॉरी, नेगेटिव वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा,
और ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल होता है। तो ये सारे के सारे केस हमारे पास कौन से होते हैं? वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स के दो केसेस होते हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 वाला और एक थीटा इज इक्वल टू एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 वाला जिसमें फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मान लो एक सर्टेन एंगल पर होता है तो डॉट प्रोडक्ट या एफ एक्स कॉस थीटा, जहां पर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। और फिर तीन केसेस हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 ये वाला केस हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 0 वर्क डन होगा, और एक थीटा इज इक्वल टू 180 जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसके अंदर जैसे मान लो कोई भी कुली या कोई भी पर्सन है वो वेट लेकर के और वर्टिकली सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है, वर्क डन नेगेटिव। या इसी तरह से हम लोग जो इलेक्ट्रिक जो वाटर मोटर है उसके थ्रू पानी को वर्टिकल पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ाना, टंकी वगैरह पर चढ़ाना, छत पर जो टंकी होती है उस पर चढ़ाना, उसमें वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। Work done under variable force। नाम से पता चल रहा है कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, सॉरी कांस्टेंट न रहे, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंटिन्यूसली क्या होता रहे? चेंज होता रहे। तो इसको हम लोग वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स करेंगे। कांस्टेंट फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म होता है, जबकि वेरिएबल फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पार्टिकल जो आपके पास आता है उसके अंदर हम लोग इस तरह से इसे कंसीडर करेंगे कर्व के थ्रू। इधर हमने फोर्स ले लिया, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, और ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसके अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके अंदर चेंज हो रहा है। इसमें फोर्स डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो डायरेक्शन के हिसाब से हो चाहे कैसे भी हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरिएबल है, चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? ये वाली चीज होगा। अगर हम लोग वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स करते तो हमारे पास क्या होता कि जैसे मान लो हमारे पास वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स करते तो ये आपके पास फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स ऐसा आता जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट को शो होगी, ये वाली चीज फोर्स को शो होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये वाली चीज आपके पास P है, ये Q है, ये R है, तो फोर्स का मतलब कितना हो गया आपके पास? OR मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना हो गया? OP, और ये आपके पास क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
पी क्यू आर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन देता है कांस्टेंट फोर्स के हिसाब से। ध्यान से हम लोग इसको समझते जाएंगे। तो यहां पर आपके पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर आपके पास फोर्स को हम लोग ये वाली साइड, ये वाली लेंथ होगी, अगर वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो आपके पास यहाँ पर W इज इक्वल टू, अगर मान लो वेक्टर्स लेते हैं तो फिर डॉट प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज आती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर, यहाँ पर ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया होता है। तो आप हमारे पास अगर कांस्टेंट फोर्स के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने क्या किया कि जब भी जो भी केस हमने कंसीडर किया उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया हम लोगों ने फाइंड किया है, करस्पॉन्डिंग एरिया। कर्व ये है, यहां से लाइन ड्रॉ कर दी, ये पूरा एक आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ब्रेथ आपके पास फोर्स है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपके पास एरिया नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि ये आपके पास एरिया इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि इसका एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं है इर्रेगुलर शेप का। तो इसका भी एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पूरी की पूरी कर्व को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक इतना छोटा पार्ट लेते हैं कि इसके लिए हम लोग इसका वेरिएशन को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। होता ये ऐसे है, मान हम लोग ऐसे लेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कर्व पर दो डिफरेंट पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। यहां पर हम लोग वेरिएशन को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ये मान लेंगे ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास कि इसके लिए फोर्स की वैल्यू में चेंजेस को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, और ये हम लोग इसके अंदर क्या ले लेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी A और B हमने ले लिया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की C, और ये आ गया आपके पास D पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये एरिया है। यानी इसके लिए अगर मान लो हम लोगों के पास इसके वेरिएशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बन गया तो इस छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है इससे हम लोग कंसीडर करेंगे dx से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dx से डिनोट करेंगे। यहां पर dx का मतलब यह है x2 माइनस x1, बाद वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस पहले वाला। अब ये वैल्यू अगर नेग्लिजिबल हो तो फिर हम लोग इसे डिफरेंशिएशन फॉर्म के अंदर शो कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो स्मॉल सेपरेशन इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत छोटा वेरिएशन जो डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग, अगर dx आ रहा हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू इसे शो करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस छोटे से एक डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन अंडर डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw से डिनोट करेंगे, स्मॉल अमाउंट वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AD लेंथ इनटू DC ब्रेथ। AD आपके पास फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करेगी और DC आपके पास डिस्प्लेसमेंट dx को शो करेगी। तो dw इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। कौन सी, ABCD रेक्टेंगल आया।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आपके पास आया, और इस तरह से हमारे पास ये चीज आ जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, और लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास कितना आ जाएगा, AD इंटू DC। AD का मतलब F और DC का मतलब DX आपके पास आएगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास वर्क डन आया, F इंटू DX, और एरिया है आपके पास। तो अगर मान लो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F डॉट DX भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब उसके बाद W इज इक्वल टू 4 कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब ये कि हम लोग छोटी छोटी जो लेंथ एलिमेंट हमने डिवाइड की है, इससे बहुत सारी रेक्टेंगल आपको मिलेगी, उन सारी रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू शो करते हैं, और ये वाली चीज आ जाएगी आपके पास F डॉट DX इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F डॉट DX इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये आपके पास इसके अंदर वर्क डन की अंडर वेरिएबल फोर्स की वैल्यू आएगी। अगर हम लोग, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट जो आपके पास फोर्स है उसका मैंने एग्जांपल लेकर के बताया, उसके अंदर हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू कितना करते हैं, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। यहाँ भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एक एलिमेंट को हम लोग रेक्टेंगल मान सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग जो आपके पास एरिया उससे रेक्टेंगल कंसिडर करके एरिया कैलकुलेट करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ F इंटू DX या F डॉट DX, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, F इंटू DX इज इक्वल टू F डॉट DX। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग इस तरह से शो करते हैं। तो रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन और एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी कि वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स के अंदर W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल F डॉट DX और एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपके पास वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स होता है। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ये हुआ आपके पास। तो कुल मिलाकर के आज के वर्क डन वाले केस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मल्टीप्लिकेशन। फिर उसमें कांस्टेंट फोर्स के अंदर दो केस कंसिडर किए, व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेन फोर्स एंड वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स के अंदर व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर अलग डायरेक्शन में हो तो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इसके अंदर आता है एफ एक्स कॉस थीटा, और अगर वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो किसी भी कर्व के अंदर अगर आपको एरिया दे रखा, कोई भी कर्व दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया फाइंड करके भी हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रखा है, तो उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके भी हम लोग वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्क डन फाइंड करने के हमारे पास जो बेसिक जो वेज है, पहला, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है आपको कुछ नहीं करना, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरा,
अगर मान लो आपके पास और फोर्स कांस्टेंट हो, अगर फोर्स कांस्टेंट हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो, तो फिर हम लोगों के पास दूसरा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, जहां पर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। और तीसरी चीज, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स के अंदर हमारे पास फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोगों को कर्व दे रखा है तो उस कर्व का एरिया फाइंड आउट करके भी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास आज हम लोगों ने डिफरेंट वेज से वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने सीखी है। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूं आप लोगों को, देन आफ्टर वी शैल क्लोज द क्लास।